ये फोटोग्राफर खास तौर पर लोगों की बीवियों की प्राइवेट तस्वीरें खींचता था। एक रात एक आदमी ने मुझे फोन किया और अपनी पत्नी की प्राइवेट फोटोशूट करने के लिए बुलाया। मैं अपना कैमरा और लाइटिंग इक्विपमेंट लेकर उसके घर पहुंचा। वहां मैंने उस औरत को देखा जिसकी तस्वीरें मुझे लेनी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी त्वचा की सफेदी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल चुका हो। तभी पीछे से उस आदमी की भारी आवाज आई, तुम शुरू कर सकते हो। मैंने उसकी तरफ 2 बार देखा और हिचकते हुए कहा, उसे जगाना नहीं पड़ेगा। आदमी ने बाहें मोड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। जरूरत नहीं, वो गहरी नींद में है। तुम्हें जैसा पोज चाहिए मुझे बता देना, मैं उसे सेट कर दूंगा। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द ही नहीं निकले। पैसे ले चुका था तो काम करना ही था। मैंने कैमरा निकाला, लाइट सेट की और कुछ तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंने शटर और अपर्चर एडजस्ट किया, फिर कैमरा सीधे बिस्तर पर लेटी औरत की तरफ कर दिया। कुछ तस्वीरें लेने के बाद मैंने उस आदमी से कहा कि वो औरत को उठाकर बेड के किनारे टिकाकर बैठा दे। आदमी धीरे से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऊपर पड़ी कंबल नीचे खिसक गई। औरत के शरीर पर सिर्फ बेहद नाजुक और महंगी लिंजरी थी। मैं आदमी को निर्देश देता रहा ताकि वो औरत को मेरे मनचाहे पोज में सेट कर सके, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। वो किसी भी तरह से पोज में टिक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी हड्डियां निकाल दी गई हों। मैं उसकी मदद करने आगे बढ़ा ही था कि आदमी ने मुझे ऐसी खतरनाक नजर से घूरा कि मैं तुरंत पीछे हट गया। आखिरकार उसने किसी तरह औरत को पोज में सेट कर दिया और उसी पल मेरा दिल अंदर तक डूब गया। अब तक मैं समझ चुका था वो औरत सो नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। एक लाश की तस्वीरें लेना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, दोनों हाथ कांपने लगे। मैंने लगातार कई तस्वीरें ली, लेकिन डर की वजह से कोई भी ठीक से फोकस नहीं हो पा रही थी। आदमी ने गुस्से से मुझे घूरा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अब अगर मैं कहता कि मैं शूट नहीं करूंगा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अच्छी तरह शूट पूरा करना और उस आदमी को संतुष्ट रखना। मैंने खुद को संभाला और दोबारा तस्वीरें लेने लगा, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। उस औरत की गर्दन पर बैंगनी रंग का एक स्कार्फ बंधा हुआ था। वो इस पूरे माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। कई शानदार फोटो सिर्फ उसी स्कार्फ की वजह से खराब हो रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि उसे हटा दूं। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरी उंगलियां स्कार्फ को छूने वाली थीं, अचानक किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। उस आदमी की पकड़ इतनी भयानक थी कि लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिस चीज को छूना नहीं चाहिए उसे छूने की कोशिश मत करो। उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैं कांपते हुए कैमरा उठाने लगा। डर के मारे मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। आदमी ने अचानक कैमरा मेरे हाथ से छीन लिया और तस्वीरें देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर कैमरा वापस मेरी तरफ बढ़ा दिया। जारी रखो, मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा शूट शुरू कर दिया। इस दौरान मेरी हर बात पर वो आदमी बिना शिकायत किए औरत के शरीर को अलग अलग पोज में सेट करता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर थोड़ा कम होने लगा। वो आदमी दिखने में भले ही डरावना था, लेकिन शायद वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। शायद उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और वो उसकी आखिरी खूबसूरत यादें संजोना चाहता था। मैं यही सोच रहा था कि तभी औरत की गर्दन पर बंधा स्कार्फ थोड़ा नीचे खिसक गया। उसकी सफेद गर्दन पर गहरे लाल रंग के निशान दिखाई दिए। मैं वहीं जड़ हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। वो औरत गला घोंटकर मारी गई थी। मेरे डर के मारे हालत खराब हो गई और उसी पल मुझे एहसास हुआ मेरे सामने खड़ा ये आदमी शायद अपनी पत्नी का कातिल था। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं और कैमरा एडजस्ट करने का नाटक करने लगा। जब दोबारा उसकी तरफ देखा तो स्कार्फ फिर से ठीक तरह बंध चुका था। आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। शायद उसे पता नहीं चला था कि मैंने वो निशान देख लिए हैं, लेकिन अब मुझसे शूट नहीं हो पा रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। आदमी ने कमरे के अंदर बने बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं लगभग भागता हुआ अंदर गया और तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हुए मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन लंबी बीप के बाद मुझे एहसास हुआ फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, जबकि अंदर आने से पहले सिग्नल पूरे थे। इस घर में सिग्नल जैमर लगा हुआ था और तभी मुझे याद आया, अंदर आते ही मेन डोर अपने आप लॉक हो गया था। मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। आज शायद मैं जिंदा नहीं बचने वाला था। वॉशरूम से निकलने के बाद मैं टॉयलेट सीट पर बैठा रहा। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ऑटोमेटिक लॉक वाला दरवाजा, सिग्नल जैमर, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था। उस आदमी ने मुझे जिंदा बाहर जाने के लिए नहीं बुलाया था। शायद उसे पहले से पता चल चुका था कि मैं उसकी पत्नी की मौत का सच समझ गया हूँ, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि शूट खत्म होते ही वो मुझे भी मार डालने वाला था। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह यहाँ से भाग निकलना। जब तक फोटोशूट पूरा नहीं होता तब तक मैं सुरक्षित था। मैं धीरे से उठा और बाथटब के सामने लगे पर्दे को हटाया। मैं देखना चाहता था कि क्या खिड़की से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन पर्दा हटते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि चीख बाहर न निकल जाए। सफेद बाथटब खून से पूरी तरह लाल हो चुका था और उसके अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी। बाहर वाला आदमी सिर्फ एक नहीं, 2 लोगों का कातिल था।
मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अगला नजारा देखकर मेरी बची हुई उम्मीद भी टूट गई। खिड़की के बाहर मोटी लोहे की जाली लगी हुई थी। पतली पतली लोहे की तारों ने पूरे घर को पिंजरे में बदल दिया था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। थक 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 हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज सामान्य बनाई। हाँ, बस पेट थोड़ा खराब है। कुछ सेकंड तक बाहर सन्नाटा रहा, फिर उसके कदमों की आवाज दूर चली गई। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बाहर निकल आया। बाहर आते ही आदमी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और दोबारा शूट शुरू कर दिया, लेकिन मुश्किल से 2 तस्वीरें ही ली थी कि कैमरे से बीप बीप की आवाज आई और स्क्रीन काली हो गई। बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी में घर से निकला था और एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल गया था। अगर ये किसी और दिन होता तो मैं खुद को कोसता, लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी गलती पर खुशी हुई। मैंने कैमरा आदमी की तरफ दिखाया। बैटरी खत्म हो गई है, चार्ज करना पड़ेगा, तभी शूट आगे होगा। आदमी ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। कितना समय लगेगा? मैंने निगलते हुए कहा। पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात पर सोच रहा हो। कुछ देर बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वो एक स्टडी रूम था। चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां थीं। उसने प्लग की तरफ इशारा किया, यहीं चार्ज करो, 1 घंटे बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। फिर क्लिक, बाहर से दरवाजा लॉक करने की आवाज आई। मेरा दिल फिर से डूब गया। मैं भागकर खिड़की तक गया और पर्दा हटाया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। खिड़की के बाहर भी लोहे की मोटी जाली लगी थी। मैं सिर्फ एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ गया था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सामने चार्जर की लाल लाइट बार बार टिमटिमा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी जिंदगी का काउंटडाउन हो। हर सेकंड के साथ मौत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। डर इतना बढ़ चुका था कि मैं टूटने वाला था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं डर के मारे कुर्सी से उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुबला पतला आदमी अजीब तरीके से शरीर मोड़ते हुए बुक शेल्फ के नीचे से बाहर निकल रहा था। उसने जल्दी से उंगली होंठों पर रखी। चुप, डरो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर हमें जिंदा निकलना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। मैं डरते हुए पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम लीपिंग है, मैं एक चोर हूँ। उसने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। इस विला में बहुत कीमती सामान है और सिक्योरिटी भी इतनी खास नहीं थी, इसलिए मैं चोरी करने अंदर घुस आया। लेकिन चोरी शुरू करने से पहले ही घर की मालकिन अपने प्रेमी के साथ वापस आ गई, तो मैं छिप गया और उनके जाने का इंतजार करने लगा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन फिर अचानक घर का मालिक आ गया। उसने पहले उस आदमी को चाकू मारकर खत्म किया, फिर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लीपिंग आगे बोला, अपनी पत्नी को मारने के बाद वो बड़े आराम से उसका मेकअप ठीक करने लगा और फिर उसने तुम्हें फोन किया ताकि उसकी लाश की तस्वीरें खिंचवा सके। वो कड़वी हंसी हंसा। बताओ, इतना पागल इंसान तुमने कभी देखा है? अब मुझे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम चोरी करने आए थे, मतलब तुम्हें इस घर के बारे में पता होगा। जल्दी बताओ, यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है? लेकिन ली पिंग ने निराश होकर सिर हिला दिया। अगर रास्ता होता तो मैं कब का भाग चुका होता। उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को लॉक कर दिया है। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हैं। मोबाइल सिग्नल भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। तस्वीरें खत्म होते ही तुम भी मारे जाओगे और मैं भी शायद इसी घर में भूख से मर जाऊंगा। ये जगह इतनी सुनसान है कि अगर लाशें सड़ भी जाएं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं घबराकर चिल्ला पड़ा। तो फिर हम करें क्या? ली पिंग की आंखें अचानक खतरनाक हो गईं। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। मुझे उस आदमी का लंबा चौड़ा शरीर याद आ गया। मैंने घबरा कर कहा, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ली पिंग हल्का सा मुस्कुराया, फिर जेब से एक इंजेक्शन निकाला। मैं हर चोरी से पहले अपने साथ ये बेहोशी की दवा रखता हूँ। ये अगर किसी के शरीर में चली जाए तो बैल जैसा आदमी भी 2-3 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। उसने इंजेक्शन मेरी तरफ बढ़ाया। जब वो बेहोश हो जाएगा तब हम उसे बांध देंगे, फिर उससे पासवर्ड निकलवा कर पुलिस को बुलाएंगे। वो धीरे से मेरे करीब आया, लेकिन वो मुझसे बहुत सतर्क है। मैं उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए ये काम तुम्हें करना होगा। तस्वीरें लेते वक्त मौका देखकर बस हल्का सा इंजेक्शन चुभा देना, फिर हम दोनों बच जाएंगे। मैंने कांपते हाथों से इंजेक्शन पकड़ लिया। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अगर मैं नाकाम हो गया तो उस आदमी का गुस्सा मुझे बेहद दर्दनाक मौत देगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। लीपिंग का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, यही हमारा आखिरी मौका है। इतना कहकर वो दोबारा अलमारी के नीचे छिप गया। अगले ही पल दरवाजा खुला। वो आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। 1 घंटा हो गया, चलो शूट पूरा करो। मैंने दाहिने हाथ में कैमरा पकड़ा और बाएं हाथ से बार बार जेब में रखे इंजेक्शन को छूने लगा। हर बार उसे छूते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता, लेकिन उसी के साथ मेरे अंदर हिम्मत भी लौट आती। मैंने कैमरा उठाया और शटर दबाने लगा, लेकिन मेरी आंखों के कोने से मैं लगातार उस आदमी को देख रहा था। मैं कैमरे का शटर दबा रहा था, लेकिन मेरी आंखों के किनारे से मैं लगातार उस आदमी को देख रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार उस आदमी पर ही जा रही थी। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। आखिरकार मुझे मौका मिल गया। जब आदमी औरत की लाश को ठीक कर रहा था तब उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। मेरे बाएं हाथ की हथेली का पसीना इंजेक्शन को भिगो चुका था। जैसे ही मैं इंजेक्शन निकालकर पूरी ताकत से आदमी की पीठ में घोंपने वाला था, वो अचानक बोल पड़ा, मेरी पत्नी मर चुकी है। तुम्हें शायद ये पहले ही समझ आ गया होगा, है ना? एक पल में ही मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया।
समझ नहीं आया क्या करूं। क्या उसे पता चल गया था कि मैं उस पर हमला करने वाला हूं? आदमी पीछे नहीं मुड़ा, वो अब भी मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। उसे किसी ने मार डाला। जब मैं घर पर नहीं था तब 2 चोर घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर बेरहमी से रस्सी से उसका गला घोंट दिया। जब मैं वापस आया तब वो अभी तक गए नहीं थे। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया। मैं उन दोनों को एक एक करके ढूंढूंगा और अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी पत्नी हमेशा एक प्राइवेट फोटोशूट करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी इजाजत नहीं दी। अब वो मर चुकी है तो मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, ताकि उसकी सबसे खूबसूरत यादें हमेशा बची रहें। शुरू में मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ और ठीक से शूट ना कर पाओ, लेकिन अब तुम खुद सब समझ चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे मेरी पत्नी का दूसरा कातिल मिल जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। उस ताकतवर आदमी की कांपती आवाज सुनकर मेरे दिल में भी हलचल होने लगी। मेरे हाथ में पकड़ा इंजेक्शन धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसी समय मेरे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। अगर आदमी सच बोल रहा था तो लीपिंग एक बेहद खतरनाक इंसान था, डकैती, बलात्कार और हत्या करने वाला अपराधी। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो आदमी को बांधकर पासवर्ड निकलवाने के बाद वो मुझे भी मार डालता। आदमी ने औरत की लाश को ठीक से सेट किया, फिर मुड़कर मुझे इशारा किया। अब सबसे अच्छा मौका निकल चुका था। मेरे पास उसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शूट खत्म होने के बाद आदमी हर तस्वीर को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा प्यार भरा हुआ था। उस पल मैंने पूरी तरह उस पर भरोसा कर लिया। वो झूठ बोल सकता था, लेकिन किसी लाश के लिए इतनी नरमी और प्यार नकली नहीं हो सकता था। उसने औरत की लाश को धीरे से उठाया और बहुत सावधानी से वापस बिस्तर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। चलो मैं तुम्हें पहले सेफ रूम में छिपा देता हूँ, फिर मैं उस जानवर से हिसाब बराबर करूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। हम घुमावदार गलियारों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। ये विला बहुत बड़ा था। अंदर के कमरे किसी भूल भुलैया की तरह आपस में जुड़े हुए थे। जो यहाँ से परिचित ना हो वो आसानी से रास्ता भटक सकता था। आदमी मुझे एक भारी लोहे के दरवाजे वाले कमरे के सामने ले गया। ये सेफ रूम मैंने खास तौर पर बनवाया था। अफसोस मेरी पत्नी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। तुम अंदर चले जाओ, जब मैं उस कमीने को मार दूंगा तब तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अगर उल्टा मैं ही मारा गया तो अंदर 1 महीने तक जिंदा रहने लायक सामान रखा है। 1 महीने बाद सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा और विला के अंदर का खाना सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चलेगा। 1 महीने बाद तुम आराम से बाहर जाकर पुलिस बुला सकते हो। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो पहले मुझे बाहर जाने देगा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा फैसला था जिसे बदला नहीं जा सकता था। मुझे समझ आ गया, पूछने का कोई फायदा नहीं। आदमी ने पासवर्ड डाला, क्लिक, लोहे का दरवाजा खुल गया। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर आखिरकार बोल पड़ा, जिस आदमी ने तुम्हारी पत्नी को मारा मैंने उसे देखा है, वो स्टडी रूम में छिपा है। आदमी की आंखें चमक उठी। उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ देखा और कमरे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर घुसते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर पर पड़ी। उस मरी हुई औरत ने खूबसूरत शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा दूल्हा मेरे साथ आया हुआ आदमी नहीं था। वो वही आदमी था जिसकी लाश मैंने बाथटब में देखी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से ठंडी हंसी सुनाई दी। अगले ही पल धड़ाम, लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो पहले लीपिंग को खत्म करेगा और फिर मेरे पास आएगा। मुझे नहीं पता वो आदमी आखिर कौन था, लेकिन वो किसी भी हालत में अच्छा इंसान नहीं था। ये सोचते ही कि मैंने खुद लीपिंग का ठिकाना उसे बता दिया, मैंने गुस्से में खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। उस आदमी की बातों में एक भी सच नहीं था और ये जगह कोई सेफ रूम नहीं थी। मेरी नजर सामने रखे लोहे के रैक पर गई। उस पर तरह तरह के यातना देने वाले औजार रखे थे, चाबुक, हथौड़े, रस्सियां। उन पर सूखे खून के निशान लगे हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सेफ रूम नहीं था, ये तो किसी टॉर्चर रूम जैसा लग रहा था। लोहे का बिस्तर, क्रॉस, लटकती जंजीरें। मेरी नजर धीरे धीरे इन डरावनी चीजों पर घूमती हुई कमरे के कोने में रखी मेज पर जाकर रुकी। मैं कांपते हाथों से उस मेज की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने एक वेबसाइट खोलने की कोशिश की मेरा दिल फिर से नीचे गिर गया। नेटवर्क कनेक्शन फेल। मुझे पता था वो आदमी इतनी आसानी से मुझे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करने देगा, लेकिन उम्मीद टूटने का एहसास फिर भी दिल में तेज दर्द दे गया। मैंने बस एक नजर कमरे पर डाली और भागने का रास्ता ढूंढने का ख्याल छोड़ दिया। इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, यहाँ तक कि छिपने की जगह भी मुश्किल से थी। अब मैं सिर्फ यहीं बैठ सकता था और अपने भाग्य का इंतजार कर सकता था। जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था तभी मेरी नजर हाथ में पकड़े कैमरे पर पड़ी। उसी पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मुझे खुद को बचाने का तरीका मिल गया था। मैं हमेशा 2 मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करता था, ताकि अगर ग्राहक अपना मेमोरी कार्ड ले जाए तो तस्वीरों की कॉपी मेरे पास फिर भी रहे। अभी मैंने देखा था कि कंप्यूटर का नेटवर्क आइकन ऑन था। उसने सिर्फ सामान्य इंटरनेट बंद किया था, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां से इस रुकावट को पार किया जा सकता था, डार्क वेब। मैंने लंबे और जटिल कोड टाइप किए और कुछ सेकंड बाद मैं उस परिचित वेबसाइट में लॉगिन कर चुका था। डार्क वेब पर हर यूजर की पहचान पूरी तरह छिपी रहती थी। एक सेलर होने की वजह से मैं किसी से सीधे संपर्क नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ बार बार स्क्रीन रिफ्रेश कर सकता था और इंतजार कर सकता था कि कोई मुझसे संपर्क करे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर सेकंड मुझे सालों जैसा लग रहा था।
था। तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैं झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तुरंत स्क्रीन के करीब झुक गया। इसका मतलब था किसी ने मुझसे संपर्क किया है। मैसेज आया, बॉस कोई और ज्यादा खतरनाक फोटो है क्या? मैंने शब्द सोच समझ कर टाइप किए। भाई मेरे पास उससे भी ज्यादा खतरनाक फोटो है, फ्री में दे दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैसेज सीन हो गया, लेकिन सामने वाले ने जवाब नहीं दिया। मैं झुंझलाकर अपनी जांघ पर हाथ मारने लगा। मैं बहुत जल्दीबाजी कर चुका था। डार्क वेब के लोग हमेशा बेहद सतर्क रहते हैं। उसे शायद लगा होगा कि मैं कोई जाल बिछा रहा हूँ। मैसेज सीन होने के बाद भी काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। दिल घबराहट से फटा जा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी फिर से टिंग, सामने वाले का जवाब आया। पहले मेरे अकाउंट में 1 मिलियन भेजो। मैं गुस्से में दांत पीसने लगा। उसने तो सीधा बहुत बड़ी रकम मांग ली थी। इन सालों में प्राइवेट फोटो बेचकर मैंने जो पैसे कमाए थे वो सब डार्क वेब अकाउंट में पड़े थे। अगर मैं उसे भेज देता तो मेरी सारी कमाई खत्म हो जाती, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो मेरी मदद करेगा। मैं अब भी सोच ही रहा था कि उसका अगला मैसेज आया। 10 सेकंड में पैसे नहीं आए तो मैं चैट छोड़ दूंगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अब मेरे पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद सामने वाले ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, ओके। फिर उसने मुझसे पता मांगा। मैंने राहत की सांस ली। शायद वो सच में मदद करने वाला था। मैंने तुरंत विला का पता भेज दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसका जवाब आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, मेरे शरीर का सारा खून सिर की तरफ दौड़ गया। मैंने गुस्से में मॉनिटर पर मुक्का मारा। धड़ाम, स्क्रीन चकनाचूर हो गई। मैं एक प्राइवेट फोटोग्राफर हूँ